जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं इसराइल के एक ऐसे ऑफर के बारे में जो भारतीय नौसेना की जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कैपेबिलिटी है उसमें एक बड़े अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बराक 8 मिसाइल सिस्टम परिवार का सबसे पावरफुल मेंबर यानी बराक 8 ER को ऑफर कर दिया है। यहाँ पर ER का मतलब एक्सटेंडेड रेंज से है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का ऑफर है और ये एक अपग्रेड प्रपोजल है जो भारतीय नौसेना के मौजूदा फ्रंट लाइन वॉरशिप्स जिसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, उनकी एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत करने के लिए है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारतीय नौसेना पहले से ही बराक 8 परिवार की जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम LRSAM के नाम से भी जानते हैं, उनको ऑपरेट करती है। ये मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ज्वाइंट डेवलपमेंट का नतीजा है। मौजूदा LRSAM की अगर हम रेंज की बात करें तो इम्प्रूवमेंट्स के बाद जो हालिया की गई थी उसके बाद इनकी जो रेंज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक है। यानी 100 किलोमीटर की दूरी तक ये एनिमी के मिसाइल्स उनके एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर सकती है। और फिलहाल ये भारतीय नौसेना के ज़्यादातर जो बड़े जहाजी बेड़े हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट्स हैं उनका एक मुख्य आधार है। आप कह सकते हैं कि यह प्राइमरी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है भारतीय नौसेना का। अब यहाँ पर बराक 8 का जो ऑफर है इससे हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि क्या भारतीय नौसेना को ये लेना चाहिए या नहीं। देखिए, बराक 8 परिवार का सबसे पावरफुल मेंबर अगर कोई है तो वो बराक 8 ER है। यहाँ पर इसकी जो इंटरसेप्शन रेंज है, इजराइल क्लेम करता है कि इसकी जो इंटरसेप्शन रेंज है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा की है और इसमें हमें बड़ा डुअल पल्स रॉकेट मोटर देखने को मिलता है जिसमें एक एक्स्ट्रा बूस्टर स्टेज भी लगाया गया है जिससे मिसाइल ज़्यादा दूरी तक और काफ़ी तेज़ी से पहुंच सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि एनिमी के जो हाई वैल्यू एरियल थ्रेट्स हैं जैसे कि फाइटर जेट हो गए, क्रूज मिसाइल हो गई, एंटी शिप मिसाइल हो गई, उनको हम ज़्यादा दूरी से रोक सकते हैं और उनको रोकना ये पॉसिबल भी कर देता है। और अगर हम भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो कैरियर बैटल ग्रुप्स जो होते हैं उनके पास जो डिफेंसिव बबल होता है उसको ये क्रिएट करता है और एनिमी के लिए उसको पेनिट्रेट कर पाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यूँ तो हम हमेशा जानते हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये एक डिफेंस अम्ब्रेला के अंतर्गत काम करते हैं जहाँ पर हमें लेयर डिफेंस नेटवर्क देखने को मिलता है जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल से लेकर मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो भी होती है। इसराइल का ये दावा है कि अगर भारत इस मिसाइल को ऐड करता है तो निसंदेह एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बराक 8 ER हमारे मौजूदा जो सिस्टम है, मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आसानी से फिट हो जाएगा? तो इसका एक शब्द में जवाब है बिल्कुल हाँ। क्योंकि ये मौजूदा बराक 8 या हम LRSAM की बात करें तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी रखता है और जो हमारे मौजूदा VLS है यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें ज़्यादा बड़े बदलाव की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। इस बात को इजराइल ने कंफर्म कर दिया है और शायद सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो बूस्टर मॉड्यूल ऐड करके रेंज बढ़ाई जा सकती है, यानी कि बिना स्ट्रक्चरल चेंज के यानी माइनर मॉडिफिकेशन के यूज़ पे हम यहाँ पर इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि भारत का इस पे क्या कहना है, भारत का इसको लेकर प्लान क्या है। देखिए, भारत पूरी तरीके से फिलहाल DRDO के प्रोजेक्ट कुश पर कमिटेड है जो कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है जिसको हम पूर्व में इरैट्स के नाम से भी जानते थे। हम इस पे काम कर रहे हैं जो कि इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें हमें क्रमशः 3 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, M1 इंटरसेप्टर, M2 इंटरसेप्टर और M3 इंटरसेप्टर। M1 की रेंज 150 किलोमीटर, M2 की रेंज 250 किलोमीटर और M3 की रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक होने वाली है। भारतीय नौसेना के लिए फिलहाल तो जो M2 इंटरसेप्टर है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है उसको प्लान किया गया है जो भविष्य में एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जैसी बड़ी जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में काम आएगी। वहीं अगर हम बात करें प्रोजेक्ट कुश की तो इसका टारगेट 2027 से 28 के आसपास डिप्लॉय करने का रखा गया है। हालांकि ये अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हम भविष्य में देखेंगे क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट में है और प्रोडक्शन क्लियरेंस में अभी कई साल लग सकते हैं, ऐसा अनुमान है। लेकिन अब बराक 8 का फैसला हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या या नहीं, इस पे आइए थोड़ा हम संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। देखिए, बराक 8 ER निसंदेह एक काफ़ी कैपेबल सिस्टम है और ये जल्दी से हमें जो 150 किलोमीटर की रेंज है वो दे सकता है और कम समय में मिल भी सकता है। और
मौजूदा सिस्टम के साथ ये आसानी से फिट भी हो जाएगी और इसमें कोई बड़ा स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर इंडिजिनस रास्ता चुनने के लिए काफ़ी आतुर हैं और उससे निसंदेह हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में विदेशी निर्भरता कम होगी। लेकिन अगर हम देखें इंटरिम पीरियड यानी अगले 3 से 5 साल का, तो अगर हमें ज़्यादा बेहतर डिफेंस सिस्टम चाहिए तो ईआर निसंदेह एक ब्रिज का काम कर सकता है या ऑप्शन हो सकता है। संक्षेप में बात करें तो भारत ने अभी इस पे कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसराइल इसमें और भी ज़्यादा आकर्षक ऑफर आने वाले भविष्य में हमें दे सकता है, जिसमें टीओटी और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो तीनों अंगों में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने स्वदेशी उपकरणों को प्राथमिकता दी है तो हमारी नौसेना है। अब देखना यह है कि भारतीय नौसेना का इसको लेकर क्या विचार है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका डिसीजन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि उन्हें ये इक्विपमेंट चाहिए, ये मिसाइल सिस्टम चाहिए या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है, हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या प्रोजेक्ट कुश पर कमिटेड रहना चाहिए? आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ा हमें बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर हम कैपेबिलिटी में बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम नंबर्स में बदलाव की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है कि 2 चरणों में बन रहा है। चरण 1 होगा एमका मार्क 1 का, जो कि 98 किलोन्यूटन के इंजन के साथ देखने को मिलेंगे, और मार्क 2 में जैसा कि आपको पता है कि 120 किलोन्यूटन क्लास के इंजन का यूज किया जाएगा। सरकार ने पहले ही मार्क 1 को मंजूरी दे दी है ताकि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की रेस में पीछे न रह जाए। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि सैफरान के साथ मिलकर के जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है ये शुरू होनी है, लेकिन नया इंजन विकसित होने, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में हमें तकरीबन 1 दशक का समय लगेगा, और इसके लिए संभवतः 2030 के दशक में हमें अंत में जाकर मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट मिले। तब तक क्या होगा, इसको लेकर भारत ने एक काफी सूझबूझ बड़ा फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना एमका मार्क 1 की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है। शुरुआत में जैसा कि हमें पता है कि 40 विमानों को लेकर आम सहमति बनी थी, लेकिन अब संभावित है कि इन 40 से हटके हमें 20 से 40 एयरक्राफ्ट के जो अतिरिक्त ऑर्डर हैं ये भी देने पड़े, यानी कुल उत्पादन जो है वो 60 से 80 विमानों तक जा सकता है। और इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जब तक हमारा 120 किलोटन का इंजन मार्क 2 के लिए रेडी हो नहीं जाता, तब तक हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो चालू रहेगी और किसी प्रकार का जो गैप है वो फिल नहीं होगा, गैप है वो क्रिएट नहीं होगा। उत्पादन योजना भी यही कहती है। उत्पादन योजना की बात करें तो जहां तक इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, उस हिसाब से 2034 के आसपास जो लो रेट प्रोडक्शन है उसको शुरू कर दिया जाएगा। शुरुआती जो उत्पादन होगा उसमें तकरीबन 8 विमान प्रति वर्ष की दर से बनाए जाएंगे और बाद में इनकी रफ्तार को दोगुना किया जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग स्किल बनी रहेगी, इंडस्ट्री गैप नहीं आएगा और मार्क 2 में ट्रांजिशन हमारे लिए काफी आसान होने वाला है। आप इस योजना से कितने सहमत हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।